नमस्कार दोस्तों। और आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस इनविजिबल आर्थिक मशीनरी की बात करने वाले हैं जो किसी भी देश को चलाती है। अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने, पेट्रोल के दामों में आग लगने या आईएमएफ के बाहर लगने वाली कतारों की तस्वीरें छाई रहती हैं। लेकिन इन सतही खबरों के नीचे एक बहुत गहरा ढांचागत संघर्ष चल रहा होता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस पूरे चक्कर के असली कारणों को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जब कोई देश लगातार आर्थिक संकट, डॉलर की कमी और डिफॉल्ट के डर से जूझता है, तो क्या ये केवल खराब समय या बुरी किस्मत का नतीजा है, या फिर उस अर्थव्यवस्था की नींव में ही कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या है जिसे दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री तो समझते हैं, लेकिन आम जनता की नज़रों से वो छिपी रहती है? सच पूछिए तो आज की ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि ये कर्ज के जाल, भू राजनीति और उस खामोश आर्थिक युद्ध की कहानी है जो पूरी दुनिया के भविष्य को तय कर रहा है। खैर, इतिहास अक्सर हमें चौंका देता है। अब इस तुलना को ही देख लीजिए। 1960 के दशक में आर्थिक विशेषज्ञों का ये मानना था कि पाकिस्तान का विकास बहुत तेजी से होगा। उस समय कराची एक विकसित वित्तीय केंद्र माना जाता था। अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश का भारी प्रवाह था। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, बिल्कुल उलट। आईएमएफ के बेलआउट पैकेज पर निरंतर निर्भरता, डॉलर का गंभीर संकट और बेलगाम महंगाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत शुरुआत करने वाली अर्थव्यवस्था आज इस स्थिति में पहुंच गई? इसका जवाब सिर्फ अर्थशास्त्र में नहीं, बल्कि नीतियों और कर्ज के तालमेल में छिपा है। अब यहाँ एक टर्म जो बार बार सुनने में आती है, आईएमएफ। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि आईएमएफ कोई आम बैंक है जो आसानी से लोन बांटती है। लेकिन असल सच्चाई, आईएमएफ कोई मुफ्त का पैसा नहीं बांटता। ये उन देशों के लिए एक आपातकालीन सर्वाइवल फंड है जो डॉलर की गंभीर कमी का सामना कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात, ये पैसा बहुत ही दर्दनाक और सख्त शर्तों के साथ आता है। क्योंकि जब आईएमएफ पैसा देता है तो उसकी शर्तें बहुत कड़ी होती हैं, जैसे सब्सिडी कम करना, टैक्स बढ़ाना, अपनी ही मुद्रा की वैल्यू को गिराना और बिजली जैसी बुनियादी चीजों को महंगा करना। इन कड़े सुधारों का सीधा मतलब है कि इसका सबसे पहला और सबसे भारी असर आम नागरिकों पर पड़ता है। यही कारण है कि आईएमएफ के प्रोग्राम लागू होते ही रातों रात महंगाई बढ़ती है और फिर सड़कों पर गुस्सा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो आखिर इस पूरे संकट का रूट कॉज क्या है? बहुत ही सिंपल गणित है दोस्तों। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था डॉलर कमाने और डॉलर खर्च करने के संतुलन पर चलती है। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाई कम करता है और खर्च ज्यादा करता है, तो वो एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए इसे एक आम घर के बजट से समझते हैं। मान लीजिए कि एक घर की महीने की कुल कमाई 50,000 रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझें तो ये एक देश द्वारा निर्यात या मैन्युफैक्चरिंग से कमाए गए डॉलर के बराबर है। लेकिन उसी घर का हर महीने का खर्च 90,000 रुपए है। एक देश के लेवल पर यह खर्च महंगे विदेशी तेल, भारी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात को दर्शाता है। अब जाहिर सी बात है, जब कमाई और खर्च के बीच ये भारी अंतर लगातार बना रहेगा तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही। कमजोर निर्यात की वजह से डॉलर की कमाई नहीं बढ़ रही है, जबकि तेल और मशीनरी के आयात पर डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। कुछ समय तक विदेशी कर्जों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उधार की इस बुनियाद पर टिका पूरा सिस्टम दरकने लगता है। और इस नाजुक हालात में सबसे तेज झटका बाहरी दुनिया से लगता है, विशेषकर विदेशी कच्चे तेल से। एक ऐसी चीज जिसे किसी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए एक खामोश कातिल कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब भी ग्लोबल लेवल पर कोई तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इस समस्या को थोड़ा न्यूट्रल होकर देखते हैं। एक ही ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का दो अलग अलग देशों पर कैसा असर होता है। एक तरफ कमजोर रिजर्व्स हैं, जहां तेल महंगा होते ही स्थानीय मुद्रा गिरने लगती है और बेतहाशा महंगाई आ जाती है। दूसरी तरफ भारत जैसे देशों का उदाहरण है, जहां एक विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और रणनीतिक तेल रिजर्व हैं। ये मजबूत रिजर्व एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी से नहीं उतरती। अब आते हैं आंतरिक संतुलन के एक बहुत ही संवेदनशील पहलू पर। देखिए, सुरक्षा और एक मजबूत रक्षा बजट किसी भी देश के लिए सर्वोपरि है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये भारी भरकम खर्च देश की वास्तविक आर्थिक उत्पादकता को पीछे छोड़ देता है। जब तक अर्थव्यवस्था निर्यात और बुनियादी उद्योगों पर फोकस नहीं करेगी, तब तक केवल जियोपॉलिटिक्स मजबूत करने से आर्थिक नींव खोखली ही होती जाती है।
एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है, देश उत्पादकता पर जीवित रहते हैं, सिर्फ जज्बातों पर नहीं। चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम का इतिहास उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कारखानों, निर्यात और औद्योगिक विकास पर अग्रेसिव तरीके से काम किया। लंबी अवधि में किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसकी उत्पादकता पर ही टिका होता है। तो यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर उत्पादन कम है तो क्या बाहर से पैसा लाकर बड़ी सड़कें और पुल बना देने से अर्थव्यवस्था रातों रात बदल सकती है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के दौर में यही भ्रम पैदा हुआ था। क्या सिर्फ कर्ज लेकर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डूबती अर्थव्यवस्था को बचा सकता है? कड़वी सच्चाई यह है कि शानदार सड़कें और कंक्रीट के पुल अपना कर्ज खुद नहीं चुकाते। कर्ज चुकाने के लिए उद्योगों को उन सड़कों का उपयोग करके निर्यात बढ़ाना होता है। यदि इन बड़े प्रोजेक्ट से तुरंत कोई भारी रिटर्न नहीं आता, तो ये सारा निर्माण अंततः देश पर कर्ज के एक बहुत बड़े बोझ के रूप में वापस लौटता है। अब समझने वाली बात यह है कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसे भारी झटकों को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि आर्थिक कुशन या फाइनेंशियल बफर का विज्ञान काम करता है। यह वह रक्षा कवच है जो बुरे वक्त में किसी भी देश को दिवालिया होने से बचाता है। भारत के उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ की स्थिरता के पीछे एक बहुत बड़ी घरेलू बाजार, विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था, डिजिटल बुनियादी ढांचा और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके साथ ही रणनीतिक ऊर्जा कूटनीति बहुत अहम रोल निभाती है, जैसे कि कूटनीतिक संतुलन बनाकर डिस्काउंटेड तेल खरीदना। इससे वैश्विक संकटों के बावजूद भी ऊर्जा सुरक्षा बनी रहती है। और जब ये बफर नहीं होते, तब जो पतन का क्रम शुरू होता है वो काफी डरावना है। कोई भी देश अचानक रातों रात नहीं डूबता। सबसे पहले मुद्रा की कीमत गिरती है, फिर महंगाई बेतहाशा बढ़ती है, इसके बाद कर्ज का दबाव बढ़ता है और निवेशकों का भरोसा टूटने लगता है, और अंततः सड़कों पर हाहाकार मचने से बहुत पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से नागरिक अपनी उम्मीद खो देते हैं। यही कारण है कि ये पूरा विश्लेषण इतना जरूरी है। किसी भी देश का मजबूत आर्थिक प्रबंधन इसलिए जरूरी नहीं है कि वो कागजों पर अच्छा दिखे, बल्कि इसलिए क्योंकि मध्यम वर्ग की स्थिरता ही किसी राष्ट्र की रीढ़ होती है। जब महंगाई और कर्ज का बोझ बढ़ता है तो सबसे गहरी चोट इसी मध्यम वर्ग को लगती है, और जब ये रीढ़ टूटती है तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो आने वाला वक्त कोई आसान वक्त नहीं है। ये पूरा दशक आर्थिक अस्तित्व का दशक होने वाला है। तेल के झटके, भू-राजनीतिक युद्ध, सप्लाई चेन का टूटना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर और देशों के बीच मुद्रा की लड़ाई, ये सब मिलकर दुनिया भर के कमजोर देशों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और इस आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करेंगे। भविष्य के सबसे बड़े युद्ध शायद हथियारों से नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर लड़े जाएंगे। एक राष्ट्र युद्धों से तो शायद बच जाए, लेकिन अगर उसकी अर्थव्यवस्था खोखली है तो उसका टिके रहना असंभव है, क्योंकि अंततः ये दुनिया जज्बातों से ज्यादा आर्थिक शक्ति का सम्मान करती है। क्या दुनिया इस नए दौर के खामोश आर्थिक युद्धों के लिए तैयार है? सोचने वाली बात है। फिलहाल आज के इस विश्लेषण में इतना ही।